वेलकम गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टोरी का स्टार्टिंग में एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ औरतें फुसफुसाते हुए कह रही थी, अरे मैंने सुना कि लॉर्ड रफेलो को अभी अभी अपने मैरिज कैंडिडेट्स के पोर्ट्रेट्स मिले हैं और ये अफवाह तो बहुत दूर तक फैल चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर गॉसिप कर रही होती है कि अरे क्या प्रिंसेस कायना ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, वो तो उसका बहुत पक्ष लेती थी। और उस लेडी की बात सुनकर दूसरी लेडी बोलती है, तो फिर रूमर्स जो फैले हुए हैं वो तो सच ही होंगे। कि अगर हम कुछ और लेडीज को देखते हैं जो आपस में फुसफुसाती रहती हैं, तो फिर शायद अब उसके पास एक मौका है। और ये सब वो लोग ओलिविया को देख के कह रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि लेडी ओलिविया का पोर्ट्रेट कैड्रे हाउस में भेजा गया है। और जैसे ही वो लोग लेडी ओलिविया को देखते हैं तभी उनमें से एक लेडी जो अभी फुसफुसाहट कर रही थी वो कहती है, ओ लेडी ओलिविया, क्या आपको ऐसे इवेंट्स अनकंफर्टेबल लगते हैं। और उसकी बात सुनकर हमारी ओलिविया वो कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। उस लड़ी से इतना बोलने के बाद ओलिविया उसको देखते हुए मनी मन कहने लगती है कि मेरा कभी भी ऐसे इवेंट्स में कोई कनेक्शन नहीं रहा क्योंकि हमारा घराना वो छोटा है। लेकिन जैसे ही लोगों में ये अफवाह फैली कि मेरा पोर्ट्रेट कैट्रे हाउस में भेजा गया है, तब से मुझे बहुत सारे इन्विटेशन मिलने लगे। और लेडी ओलिविया जब ये सोच ही रही थी तभी वो लेडी उसकी तरफ देखकर शातिर मुस्कान हंसती है और कहती है, ओ लेडी ओलिविया, मैंने सुना कि आपको एक शानदार मौका मिला है और मैं श्योर हूँ कि आप इससे बहुत ज़्यादा खुश होंगी। और फिर वो लेडी ओलिविया के कान भरते हुए कहती है, इतने सालों से हर हाइनेस को सर्व करने से आपको गुस्सा तो बहुत आया होगा, इसलिए शादी की बात अगर आसानी से बढ़ती है तो ये तो आपके लिए एक बदला लेने का अच्छा मौका होगा। कहकर वो लोग आपस में ही खुद पूछाने लगते हैं कि अगर उसे अपने कई भाई बहनों की अच्छे से देखभाल करनी है तो सबसे पहले उसे घर की बड़ी बेटी लेडी ओलिविया होने के नाते उसे एक अच्छी शादी करनी होगी। और उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर ओलिविया एक फेक मुस्कान के साथ हंसते हुए कहती है, ओहो, आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। और ओलिविया का ऐसा जवाब सुनकर वो लेडीज आपस में ही खुसफुसाते हुए कहती हैं, अरे ये रिएक्शन क्या है, कितनी शर्म की बात है, मैंने तो सोचा था कि मैं एक मजेदार स्कैंडल का हिस्सा बनूंगी। और उन लोगों की खुसफुसाहट सुनकर ओलिविया वो मनी मन बहुत ही रिलीफ फील करती है और कहती है, अच्छा हुआ ये रूमर्स ज़्यादा दूर तक नहीं फैली कि मैं प्रिंसेस पैलेस में लेडी इन वेटिंग के रूप में सेलेक्ट की गई हूँ। आगे सोचती रहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि राजकुमारी सचमुच मुझे अपने साथ रखना चाहती हो। ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वह मुझसे कितना नफरत करती है। हालांकि समय इतना सही है कि यह संयोग नहीं हो सकता कि जैसे ही रिजेफ ने मुझे प्रिंसेस पैलेस में लेडी इन वेटिंग के रूप में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, वैसे ही मुझे कैट्रे हाउस से एक मैरिज कैंडिडेट के रूप में एप्लीकेशन जमा करने की रिक्वेस्ट आई। इतने शानदार टाइम पर ये रिक्वेस्ट आई जैसे कि प्रिंसेस को पहले से ही पता हो कि हमारी मैरिज की नेगोशिएशन कैट्रे हाउस से चल रही हो। और लेकिन यह कैट्रे हाउस तो हमारे घर को स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं रिजेफ की रिक्वेस्ट इतनी आसानी से मान जाऊँ तो यहाँ पे कैट्रे हाउस का जो स्टैंड है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक गलती और ऐसा लग सकता है कि जैसे कि प्रिंस और कैड्रे आपस में दोस्त बन चुके हैं। उसके मन में आखिर क्या चल रहा है। राजकुमारी की लेडी इन वेटिंग होना एक बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन पाना बहुत ही मुश्किल, और वैसे भी वो इतने आसानी से किसी को प्रमोशन तो नहीं देंगे। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी ओलिविया को कोई पुकारता है, लेडी ओलिविया ग्रेस। और हम देखते हैं वो तो एनी ही होती है जो अपना फेस कवर करके आई होती है और कहती है कि मेरी मिस्ट्रेस ने आपको ये डिलीवर करने के लिए कहा था। और उस लेटर को देखकर ओलिविया वो तो थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है, क्या एक लेटर। और फिर वो उस लेटर को देखते हुए कहती है कि इस पे तो वैक्स सील भी नहीं है, ये एक अनोनिमस लेटर है। और इतना सोचकर ओलिविया एनी से कहती है, आखिर मेरे पास ऐसा लेटर पढ़ने का क्या कारण है जिसका भेजने वाला मालिक ही अननोन हो। और ओलिविया की बात सुनकर एनी वो कहती है, मेरी मिस्ट्रेस वो सही थी, उन्होंने कहा कि अगर आप उनके मैसेज न पढ़ने के लिए माने तो उन्होंने आपको एक और मैसेज देने के लिए कहा है, लेडी ओलिविया। और इतना बोलकर हमारी एनी हमारी हीरोइन यानी कि कायना के स्टाइल में वो मैसेज बताती है, चालाक ओलिविया, मैं श्योर हूँ कि हाल की घटनाओं में तुम लोगों ने ज़रूर क्वेश्चन उठा होगा और उस केस में यह लेटर तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता है। और मुझे भरोसा है कि आप समझदारी से फैसला लेंगी। और ये सुनकर तो ओलिविया के पसीने छूट जाते हैं और वो मन ही मन कहती है, वो बहुत ही नरमी से बात कर रही है और अगर वो बहुत ही बड़े पद की व्यक्ति होगी तो वो सीक्रेट लेटर भेज रही है और इस टाइमिंग के साथ ये कहना कि वो मेरी मदद करेगी, यह तो प्रिंसेस कायना है। और इतना सोचते ही ओलिविया कायना का लेटर पढ़ना शुरू कर देती है जिसमें हमारी कायना ने लिखा होता है कि मुझे भरोसा है जैसे कि अभी की स्थिति है आपको उसमें मुश्किल में डाल दिया होगा, लेकिन मैं आपसे बस यही कहूँगी कि आप इस वक्त इंतज़ार करें और दूसरों से खुद को अलग ना करें, शांत रहें जितना हो सके।
और मैं श्योर हूँ कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, एटलीस्ट आपके घर के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद। और मैं बहुत ही बेसब्री के साथ हमारी नेक्स्ट मीटिंग का इंतज़ार कर रही हूँ। और वो बड़े ही नज़ाकत के साथ अंत में लिखती है कि हमारी नेक्स्ट मीटिंग का वेट करें। और कायना का लेटर पढ़ने के बाद ओलिविया वो मन ही मन कहती है कि क्या कोई और रिक्वेस्ट होगी जो कि प्रिंस की तरफ से नहीं होगी, क्या ये कोई इम्पीरियल फरमान होगा। और इतना सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और मन ही मन चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार प्रिंसेस कायना सोच क्या रही हैं। और शीन कायना पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एक लेडी हमारी कायना से बोल रही होती है योर हाइनेस लॉर्ड रफेलो ने आपसे मिलने के लिए एक और रिक्वेस्ट भेजी है। उसकी बात सुनकर हमारी कायना वो मन ही मन कहती है यह पहले ही 5वीं बार है। और इतना सोचकर वो अपनी मेट से कहती है उसे बताओ कि मैं बीमार हूँ, उसे एक बार और आना होगा। और इतना बोलकर वो सब्जेक्ट चेंज करते हुए कहती है और हाँ इसके अलावा अभी रजफ वो किससे मिल रहा है। तो उसकी बात सुनकर एनी वो कहती है अच्छा वो तो अभी काउंट डोमिनियन के साथ है। और काउंट डोमिनियन की बात सुनकर हमारी कायना वो मन ही मन कहती है ओह काउंट डोमिनियन, वही नीलम खदान वाला आदमी। और वो आगे सोचती रहती है और चलती रहती है कि प्यारे रजफ प्लीज़ इस समय का पूरा पूरा फ़ायदा उठाओ जब हर कोई प्रिंसेस के हस्बैंड की जगह लेने के लिए जल्दी में है। मैंने आपको उन्हें अपनी तरफ करने का एक मौका दिया है। वो इतना सोच में मगन ही थी कि तभी एनी उसके सोच को तोड़ते हुए कहती है योर हाइनेस आप अभी कहाँ जा रही हैं। और एनी की बात सुनकर हमारी कायना कहती है मैं रजफ के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट बनाना चाहती हूँ। और उसकी बात सुनकर एनी वो तो बड़ी खुश हो गई, कहती अच्छा आप किस तरह का रिफ्रेशमेंट बनाना चाहती थी, आपको मुझे बताना चाहिए था ना। और उसकी बात सुनकर हमारी कायना वो बड़े प्यारे अंदाज में बोलती मैं इसे खुद से बना लूँगी। और उसकी बात सुनकर एनी वो तो शॉक हो जाती, कहती क्या आप। और बेचारी एनी वो तो फ्रीज रह जाती है, उसको कुछ समझ नहीं आता कि प्रिंसेस कायना खुद से कुकिंग करेंगी। वो चिल्लाती है प्रिंसेस कायना आखिर आप खुद से कुकिंग कैसे कर सकती हैं। और हम देखते हैं किचन में जहाँ पर सारे शेफ्स और जितने भी मेट्स होती हैं वो हमारी प्रिंसेस कायना को पाई बनाते हुए देख रही होती हैं। और भी वो लोग बड़ी खुशी से देख रहे होते हैं कि कितने अच्छे तरीके से हमारी कायना वो पाई बना रही है। और वो लोग तो बड़े शौक होते हैं और बड़े खुश होते हैं कि वो इम्प्रेसिव योर हाइनेस आप तो कितना अच्छा खाना बनाती हैं। और हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि किचन में काम करते हुए पाई बनाते हुए बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और मनी मन कह रही होती है कि मैं अपने पिछले जीवन में कई सालों तक अकेली रही हूँ और मेरी मदर वो तो एक बेकर थी, ये तो कुछ भी नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वो पाई बना ही रही थी कि तभी वहाँ पे जो मेट्स वगैरह थी या सर्वेंट वगैरह थे वो कहते हैं लेकिन योर हाइनेस यहाँ पर 2 पाई क्यों है। और उसके बाद सुनकर प्रिंसेस वो कहती है अच्छा ये 2 वो एक आप लोगों के लिए जो आप लोग हमेशा इतनी मेहनत से और लगन से काम करते रहते हो और तब जाकर मुझे डिलीशियस सा फूड सर्व करते हो। और मैं ये देखूं तो मेरी स्किल तो इसके आसपास कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप इसमें मेरे लगाए गए विचारों के बारे में सोचेंगे और इसे इंजॉय करेंगे। और हमारी हीरोइन कायदा ने तो ये बात कहकर हमारे शेफ का तो दिल ही जीत लिया होता है। वो रोते हुए कहता है योर हाइनेस मैं इसके हर एक बाइट को ना चेरिश करके रखूंगा और अपने वंशजों को इसके सम्मान के रूप में याद दिलाऊंगा। और उसकी बात सुनकर हमारी कायना वो हंसते हुए कहती है अरे नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, आपको इतना भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर पाई बनने के बाद हमारी कायना वो तो अपने माथे का पसीना पोंछते कहती है तो अब इसे रजब के लिए भेजना होगा। और मनी मन कहती है ज़रा देखो तो कितनी लेडीज़ इन वेटिंग हमारे रजब का दिल देखने के लिए तैयार है। और फिर हमारी कायना वो लेडीज़ इन वेटिंग की तरफ देखती हैं जो आपस में ही एक दूसरे को घूरे जा रही होती हैं और अब टशन दिखाई जा रही होती हैं। और उनको देखकर हमारी कायना वो मनी मन कहती है वेरा इस टाइप की तो नहीं है जो कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मेरे लिए अपनी लॉयल्टी प्रूव करे, इसलिए इन सभी लेडीज़ इन वेटिंग में कॉम्पिटिशन बढ़ाना ही बेटर होगा। इसलिए वो कहती है अच्छा तो आप सभी लेडीज़ इन वेटिंग में से आप में से एक आ जाओ। और उसकी ये बात सुनकर लेडी बेंजामिन वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और प्रिंसेस के पास आती है और जल्दीबाजी में उस पाई को अपने हाथ में लेते कहती है मैं इसे प्रिंसेस के पास लेकर जाऊंगी। और जैसे ही जल्दीबाजी में वो कहता है अरे रुको रुको अभी तो ये, और वो इतना बोलता ही है कि तभी हमारी लीडिया बेंजामिन वो ज़ोर से चलाती है, कहती ये तो जल रहा है। और हाथ जलने की वजह से वो उस पाई को नीचे गिरा देती है और सीधा वो पाई हमारी कायना की तरफ फेंकती है। और जैसे ही ये देखती कायना वो भी शौक, और जितने भी शेफ्स और एनी वो लोग भी शौक हो जाते हैं। और हम देखते हैं वो पाई सीधा हमारी कायना के हाथ पे आके गिरता है। और ये देखकर सब लोग जोर से चिल्लाते हैं योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं। और अगले ही सीन में लीडिया बेंजामिन वो तो अपने सिर को झुकाकर माफ़ी मांग रही होती है, कहती है मैंने मौत के लायक पाप किया है, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए योर हाइनेस। और उसके इतना बोलते ही वेरा वो तो उस पर चिल्लाने लगती है, कहती है लेडिया तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, पागल हो, तुमने कैसे प्रिंसेस को घायल कर दिया और इस कृत्य के लिए तो तुम्हें फांसी या फिर उससे भी कहीं अधिक बड़ी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। और वो इतना चिल्ला ही रही थी कि तभी कायना वो उसको रोकते कहती है बस बहुत हो गया। और वो कहती है कि लीडिया तुम्हारी लापरवाही ने कई लोगों को यहाँ पर चिंता में डाल दिया।
और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर में यह मेरी गलती है कि मैंने इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया कि इसे और ज़्यादा देर तक ठंडा होने की ज़रूरत है, इसलिए इतना कठोर मत बनो। और वो इतना बोल रही थी कि तभी वहाँ पर एक नर्स आते हुए कहती है कि अच्छी बात है कि यह जल्दी ठीक हो गया योर हाइनेस, ये बुरी तरीके से नहीं जला है और इसलिए यह कुछ दिन तक ऑइंटमेंट लगाने से ठीक हो जाएगा। और उसकी बात सुनकर हमारी कायना उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि आपका थैंक यू, आप यहाँ पर इतना जल्दी आई। और फिर वो लीडिया से कहती है, खुशकिस्मती से ये लाइट बर्न है, इसलिए आप काफ़ी हैरान हुई होंगी, है ना लीडिया। और उसकी बात सुनकर लीडिया वो घबराते हुए माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे सर्विसेज ठीक नहीं हैं। और लीडिया की बात सुनकर कायना वो कहती है, कोई बात नहीं, आप अभी भी जवान हैं, इसलिए गलतियां होती रहती हैं। और उसकी बात सुनकर हमारी वेरा वो मनी मन रोते हुए और कांपते हुए कहती है कि योर हाइनेस, लीडिया आपके ही एज की है। और वो इतना सोच रही थी कि कायना कहती है, तो आप अभी यहाँ से जा सकते हैं और लीडिया को भी अपने साथ ले जाइए, वो अभी भी सदमे में होगी। और फिर उसकी बात सुनकर वो लोग कहते हैं, थैंक यू योर हाइनेस, तो फिर हम यहाँ से चलते हैं। और जैसे ही लीडिया और बाकी सब चले जाते हैं, वेरा वो अपने माथे पर हाथ रखते हुए और परेशान होते हुए कायना से कहती है, योर हाइनेस, आप इतनी नर्म कैसे हो सकती हैं। वो लीडिया कभी भी अपने इस कर्म के लिए पछतावा महसूस नहीं करेगी। आखिरकार यह उसके अंदर एक ज़रूरी समझ पैदा करने का एक मौका था। और वेरा की बात सुनकर कायना वो मुस्कुराते हुए कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता वेरा कि मेरी उदारता सिर्फ दयालुता से नहीं आती। और वो कहती है, मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों में से मुझे अच्छी तरीके से जानते होंगे क्योंकि आप मुझे बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। और कायना की ये बात सुनकर हमारी वेरा वो तो घबरा जाती है और वो घबराहट के मारे अपने स्कर्ट को पकड़ लेती है और उसके हाथ कांप रहे होते हैं। और वो मनी मन कहती है, आखिर में उन्हें कैसे पता चल गया, क्या यह इतना ऑब्वियस था, क्योंकि मुझे लगा कि यह जानबूझकर किया गया था। लेकिन वो इतना सोच रही थी कि तभी कायना उसे ऑर्डर देते हुए कहती है, जाओ जाके इस डेजर्ट को रजब को देकर आओ वेरा। और उसके बात को मानकर वेरा वो करते हुए कहती है, यस योर हाइनेस। और वहाँ से जाते जाते मनी मन सोचने लगती है कि ये ज़रूर ये टेस्ट होगा। और नेक्स्ट सीन हमारे रजब को दिखा जाता है जहाँ पर वेरा ने कायना के द्वारा बनाई गई पाई को रजब को पहुँचा दिया था और उसे बताया जा रहा होता है कि ये एप्पल पाई है जिसे प्रिंसेस कायना ने खुद से बनाया है। और यह सुनकर हमारा रजब वो छोटे बच्चों की तरह बोलता है, क्या कायना ने खुद से बनाया है। और वो बहुत शौक होता है और उस पाई को देख रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है कि ये नॉर्मल दिखता है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। और वो बड़ा सस्पिशियस हो रहा होता है उस पाई को लेकर कि कायना ने इसे सच में बनाया भी है या नहीं। वो कहता है, क्या कायना ने इसे सच में बनाया है। और रजब की बात सुनकर वेरा वो तो कहती है, यस योर हाइनेस। और उसके बाद सुनकर रजब कहता है और फिर उसको खाने लगता है। और उसको खाते हुए देखकर रॉजर वो तो शॉक में हो जाता है, कहता है, योर हाइनेस, आप इसको ऐसे कैसे खा सकते हैं, वो भी बिना कॉशन के। कौन जानता है आखिर में इसमें प्रिंसेस ने क्या मिला रखा है। लेकिन ये बात वो मन में बोलता है। लेकिन रॉजर को इग्नोर मार के हमारा रजब तो उस पाई को खाता है और उसे पाई बड़ी पसंद आती है। और वो खुश होते हुए कहता है कि आजकल मुझे भूख नहीं लग रही थी, लेकिन ये पाई ये तो कुछ खट्टा है लेकिन स्वादिष्ट है। और फिर वो और तारीफ करते कहते हैं, ये मसाला क्या है, क्या इसमें सेब के अलावा भी कुछ डाला गया था, ये मुझे बहुत पसंद आया। और उसकी बात सुनकर वेरा वो कहती है, हर हाइनेस ने इसमें सेब के साथ साथ कुछ दालचीनी भी डाली। और उसकी बात सुनकर रजब वो कहता है, कायना ने अभी अभी कुछ मेरे टेस्ट के बारे में मुझे सिखाया है जो कि मुझे भी नहीं पता था। और फिर वो मन ही मन कहने लगता है, कायना में यह हुनर कब से आ गया कि एक सिंपल डिजर्ट मेरी थकान को इतने आसानी से मिटा सकता है, यह हैरानी की बात है। और इतना सोचकर वो चाय पीते हुए कहता है, ऐसे आराम किए हुए मुझे काफ़ी समय हो गया है, इससे तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसका मज़ा अपनी बहन के साथ लूँ। तो इस समय मेरी बहन आखिर में कर क्या रही होगी। उसने इतना कहा ही था कि वेरा उसे पूरी सच्चाई बताते कहती है, लेकिन सच तो ये है प्रिंस कि हर हाइनेस जब किचन में काम कर रही थी तब उनके साथ एक हादसा हुआ था। और उसके इतना बोलते ही रजब के हाथ जहाँ थे वहीं रुक जाते हैं और वो शौक होते हुए कहता है, क्या एक हादसा। और वो आओ न ताओ देखता सीधा उठ खड़ा होता है और वहाँ से जाता है और लेडीज इन वेटिंग के रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खोलता है। और उसको देखकर वो लोग चिल्लाते कहती है, प्रिंस रजब। और वो लोग मनी मंडरते हुए कहने लगती हैं कि आखिर में हिज हाइनेस यहाँ क्यों आए हैं, क्या आज जो कुछ भी हुआ ये सब उसकी वजह से हो सकता है। और वो लोग घबराते हुए कहती हैं, ग्रीटिंग योर हाइनेस। और रजब तो उन लोग की ग्रीटिंग्स को नज़रअंदाज करते हुए रूम के चारों ओर नज़र डालने लगता है जहाँ पर वो इतना बड़ा और बढ़िया लेविश इंटीरियर और इतनी एक्सपेंसिव चाय की पत्तियाँ और कायना का खुद का परफ्यूम। और वो उस रूम की चमक को देखते हुए मन ही मन कहता है, वे इस लग्जरी का मज़ा ले रहे हैं जो कि लेडीज इन वेडिंग को नहीं मिलनी चाहिए, और तो और ऐसी भी चीज़ें जिनकी मैंने इजाज़त तक नहीं दी। और वो ये सब देखते हुए आराम से एक जगह पर खड़े होकर टिकते हुए कहता है, इंसान कभी कभी बेवकूफ़ी भरे फैसले ले सकते हैं और गलतियाँ भी कर सकते हैं।
और रजब की ये बात सुनकर जो लेडिया बेंजामिन होती है वो थोड़ा कंफ्यूज होती है, कहती है मुझे माफ़ करिएगा योर हाइनेस, लेकिन आपका मतलब क्या है। उसकी बात सुनकर जो रजब कहता है हालांकि, और फिर इतना कहकर वो बड़ी भयानक नज़रों से लिडिया की तरफ देखता है और कहता है मुझे उन लोगों से बेहद नफरत है जो अपनी जगह नहीं जानते। और फिर हमें कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर एम्परर वो रजब से कह रहे होते हैं रजब तुम्हारे पास फैमिली नाम का कुछ भी नहीं है और तुम्हारी फ्रीडम, जो चीज़ें तुम चाहते हो, अगर तुम राजकुमार नहीं होते वो चीज़ें तुम्हें कभी नहीं मिलती। और ये याद करते हुए रजब कहता है जिस पल मैं जन्म लिया उसी पल से जिंदा रहने के लिए। और हम देखते हैं एम्परर वो रजब से कह रहा होता है याद रखना तुम्हारे जैसे नाजायज बच्चे को कभी भी किसी भी वक्त यहाँ से निकाला जा सकता है। और क्या आप सिंहासन चाहते हैं और क्या आप अपने जीवन को संभालना चाहते हैं एक राजकुमार होने के तौर पर काबिलियत, और अगर ऐसा है तो अपनी काबिलियत को प्रूव करो। और ऐसा कहकर वो रजब को झकझोरने लगते हैं और फिर वो बड़े ही भयानक तरीके से रजब से कहते हैं क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस दुनिया से पूरी तरीके से मिटा दी जाएगी। और ये सुनकर रजब वो तो बहुत ज़्यादा कांपने लगता है और उसके आँख से आंसू आ जाते हैं। सच में इतने हार्श वर्ड्स वो भी एक बच्चे से कौन बोलता है। वह तरीका जो कि एम्परर रजब को काबू करने के लिए इस्तेमाल करता है और उसे उसकी जगह सिखाता है। और सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रजब ने लिडिया का कंधा बहुत ही जोर से दबा दिया होता है, जहाँ पर लिडिया वो घबराते हुए दर्द के मारे चिल्लाते कहती है मैंने मैंने मौत के लायक काम किया है योर हाइनेस। और हम यहाँ पर देखते हैं रजब को जो कि गुस्से में एकदम साइको की तरह लग रहा होता है और गुस्से से कहता है कि मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी लेडी इन वेटिंग ने किसी रॉयल को घायल किया हो, तुम्हारा इसमें क्या ओपिनियन है। और रजब को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर लिडिया घबराते हुए कांपते हुए रोने लगती है और रोती कहती है योर हाइनेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सिर्फ एक गलती थी, हर हाइनेस ने खुद कहा कि ये ठीक था। और उसकी बात सुनकर रजब वो गुस्से से उसके ऊपर चिल्लाते कहता है तो मेरी बहन ने तुमसे क्या कुछ मीठे शब्द क्या बोल दिए, तो तुम्हारी जैसी लोली थिंग्स अब अपनी जगह भूल जाएंगे और ऐसे ही पीठ पीछे काम करते रहेंगे। और मुझे कब आपका हाथ काटना पड़ेगा ताकि आपको पता चले कि आपने क्या गलत किया है। और फिर वो बिल्कुल साइको की तरह कहता है हाँ ये ठीक है, अब मैं कितना काटूं। और उसको ऐसा बिहेवियर रखते हुए देखकर जो रॉजर होता है वो मनी मन परेशान होते हुए कहता है खून का एक और दिन, जब रजब ऐसी हालत में होता है तब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन रॉजर को गलत प्रूव करते हुए वहाँ पर कायना आ जाती है और उसको देखकर रॉजर वो शॉक हो जाता है और हमारी कायना वो वहाँ पर आती है और कहती है रजब, और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि रुक जाओ, बस बहुत हो गया अब। और हम देखते हैं ये देखकर तो जो रजब होता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है क्या कायना तुम यहाँ। और हम देखते हैं उसको शांत करवाते हुए हमारी कायना स्माइल के साथ कहती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा कंसर्न करते हुए देखकर तुम्हारे सिस्टर को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। लगता है अगर मुझे इस बारे में पहले से पता होता कि तुम इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाओगे तो मैं खुद ही लिडिया को खुद से ही सजा दे देती। और वो उसे एक बच्चे की तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। और हम देखते हैं रजब वो कहता है लेकिन किसी रॉयल को चोट पहुंचाना कायना ये एक सीरियस क्राइम है, और एक लेडी इन वेटिंग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह किसी रॉयल को चैलेंज कर सके। और वो कहता है अगर तुम चाहो कायना तो मैं अपने हाथों से उसकी गर्दन काट दूंगा। और रजब के मुंह से अपने लिए ऐसा सब सुनकर लिडिया बेंजामिन वो तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे होते, वो कांपे जा रही होती है। और उसकी बात सुनकर कायना वो कहती है इट्स ओके ना, ये सिर्फ एक हादसा था इसलिए चिंता मत करो। और उसकी बात सुनकर रजब कहता है लेकिन, और उसकी बात को काटते हुए हमारी कायना कहती है लेकिन ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा, मैं इसमें ऑइंटमेंट अप्लाई करूँगी। हे अब तुम थोड़े शांत हो जाओ, चलो चलो हम दोनों साथ में बैठकर एक कप चाय पीते हैं। और फिर वो आगे ही हंसते हुए ऐसे ही कहती है अरे रजब आप अपनी चिंता को इतने भयानक तरीके से दिखाते हैं। और कायना के मुंह से ये बात सुनकर रजब वो घबराते हुए कहता है क्या तुम डर गई। ऑफ कोर्स नॉट। और तभी अचानक से रजब वो मन ही मन कहने लगता है क्या वो अभी इस वक्त मुझे डबल क्यों दिखा। और मन ही मन कहता रहता है जब हम महल में एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूमा करते थे। और वो इतना सोच ही रहा था कि तभी हमारी कायना वो मुस्कुराते हुए कहती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता रजब। और फिर हम हमारे प्यारे छोटे कायना और रजब को देखते हैं जो बड़े क्यूट लग रहे थे, और कह रहा था रजब कि हमारा बचपन जो कि अब बस सिर्फ एक धुंधली याद बन के रह गया है, मुझे अपने परिवार से कोई खास लगाव नहीं था। और फिर हम कायना को देखते हैं जो कि मनी मन कह रही होती है कि मेरी पूरी लाइफ में, मतलब कि मेरी पहली लाइफ में सम्राट ने मुझे पूरी तरीके से इग्नोर किया और अल्टीमेटली रजब ने मुझे यूज़ करके डिस्कार्ड कर दिया। और हम देखते हैं जहाँ पर कायना के हाथों पर रजब पट्टी कर रहा होता है और कायना रजब की तरफ देखकर मनी मन सोची जा रही होती है कि फिर भी अभी भी वह एक मेरा छोटा भाई है और वह एक अजीब पर्सनालिटी के साथ पैदा नहीं हो सकता था।
वह ऐसा इसलिए है क्योंकि वह पिता के दबाव और बेपरवाही के अंदर बड़ा हुआ। वो ऐसा ही बड़ा हुआ बिना एक भी वर्ड तारीफ के, और इसे तो ऐसा लगता है जैसे कि उसे बहुत ही बचपन में अकेला छोड़ दिया गया हो। एक छोटा बच्चा जिसे शाही महल में बिना किसी बड़े के सहारे के बड़ा होना पड़ रहा था, इसलिए उसे चालाक बनना पड़ा। नाजायज औलाद होने की वजह से बुरा बर्ताव सुनकर वह कितना अकेला महसूस करता होगा। मुझे यकीन है अगर मैं उसे प्यार और देखभाल दूंगी तो वह बदल जाएगा। इतना सोचकर वो रिजव से कहती है, क्या आपको वह पाई पसंद आई जो मैंने आपको भेजी थी? और उसकी बात सुनकर रिजव वो उसे टेस्ट करते हुए कहता है, हाँ सरप्राइजिंगली ये मेरे टेस्ट का था कायना, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था, लेकिन मुझे शक था कि इसे पैलेस के शेफ ने बनाया होगा। और उसकी बात सुनकर जो हमारी कायना होती है वो चिढ़ते हुए कहती है, हे भगवान, आपके लिए मैं इसे दोबारा से बनाऊंगी, भले ही आपने इसकी इतनी तारीफ ना की हो। और फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, हे लेकिन आपकी तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगा। और इतना बोलकर वो एक मेड को आवाज देती कहती है, कोई जाओ जाकर बची हुई फाइल लेकर आओ, हम इसे पीछे वाले गार्डन में रखेंगे। उसकी बात सुनकर एक मेड कहती है, यस योर हाइनेस। और फिर वो बड़े ही प्यार से रिजव की ओर देखती है और मन ही मन कहती है, रिजव की प्यार से देखभाल करना यह मेरे राजकुमारी होने के एक कर्तव्यों में से एक है। इसी सोच विचार में उसे पता ही नहीं चलता कि वह कब अपने हाथों को उठाकर अपने हाथों को रिजव के बालों में रखती है और कहती है, स्वीट रिजव। ये सुनकर तो रिजव वो शॉक हो जाता है और वो मन ही मन कहता है, इवन दो मैंने शाही परिवार के लिए आज्ञाकारी होकर कितने ही घटिया काम क्यों न किए हों, लेकिन कभी भी किसी ने मेरी इस तरीके से तारीफ नहीं की। मुझे संतुष्टि का यह एहसास कभी नहीं हुआ। और वो ऐसा हमारी कायना की तरफ देखते हुए कह रहा होता है, जब पर हमारी कायना वो तो बड़े ही प्यार से मुस्कुरा रही होती है। या तब भी जब मैंने उस घटिया हेनरिक को धोखा दिया था, और या तब भी जब मैंने आखिरकार उसे पा ही लिया जो मैं पाना चाहता था। और इसी सोच विचार में वो हमारी कायना का हाथ पकड़ता है और फिर अपने फेस को कायना के हाथ पर सहलाते हुए मन ही मन कहता है, किसने सोचा था कि मुझे इस तरह का आराम कायना के साथ मिलेगा जो कि मेरे लिए एक अजनबी जैसी थी। और इतना सोचकर वो मुस्कुराते हुए कायना से कहता है, मुझे लगता है कि मैं सांस ले सकता हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो कायना। और मन ही मन कहता है, मेरी कठपुतली। और कहता है, नहीं नहीं, वो अब मेरी कठपुतली नहीं है, विचारशील और खूबसूरत। और सच में हमारी कायना बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर उसकी बात सुनकर हमारी कायना मुस्कुराती कहती है, ओ माई, तुम्हारे वर्ड्स तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं और ज्यादा मीठे होते जा रहे हैं रिजव। और कायना की ये बात सुनकर हमारा रिजव वो मन ही मन कहता है, इंपीरियल पैलेस में मेरी एकमात्र शांति। तो फ्रेंड्स, अब हमारी कायना रिजव के लिए एकमात्र ट्रैंक्विलिटी बन चुकी है। तो आप लोग को क्या लगता है नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा? और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एंड कमेंट में बताइएगा एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।